हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एसके स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10वीं क्लास प्रश्नावली 10 यानी 10 आपको पढ़ना है। ब्रीथ ब्रीथ में जो भी पार्ट होता है, ब्रीथ किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे ब्रीथ बनता है, ब्रीथ में जीवा किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, क्या होता है, सब इस वीडियो में आपको हम बताने वाला है। बताने के बाद क्या करेंगे, बताने के बाद आपको प्रश्नावली 10.1 जो होता है इसी वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं ब्रीथ में कौन सा पार्ट होता है, क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, ब्रीथ कैसे अच्छा रहेगा पढ़ना, ब्रीथ कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है या नहीं पूछता है। जो भी बारी बारी से जितने भी प्रश्न है, बारी बारी से जितना भी मतलब टॉपिक है, सब बारी बारी से आपको हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए अब देखिए कैसे आपको बता रहे हैं। चलिए तब सबसे पहले सीखते हैं। ब्रीथ है ना, आपका पार्ट का नाम क्या है, ब्रीथ। ब्रीथ है ना, सबसे पहले जानते हैं ब्रीथ क्या है। ऐसा ही ना होता है ब्रीथ, ये हो गया आपका ब्रीथ। अब समझिए, मान लीजिए ब्रीथ हम बना दिए हैं। अब देखिए तो ब्रीथ बना कैसे है। इसका आकार तो गोल होता है, लेकिन बना कैसे है, ब्रीथ किसे कहते हैं, ब्रीथ क्या होता है, ब्रीथ में कौन कौन से पार्ट होता है, क्या होता है, सबका नाम क्या है, कैसे उसका यूज करते हैं, क्या होता है, सब सीखेंगे इसी वीडियो में। बस आप शांति से वीडियो को देखते रहिए। ये बना दिए हैं ब्रीथ, अभी बना कैसे है ये समझिए। ब्रीथ का डिफिनेशन होता है एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी, कहाँ से, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी से अनंत बिंदुओं के समुच्च को, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी से अनंत बिंदुओं के समुच्च को ब्रीथ कहते हैं। किसे ब्रीथ कहते हैं, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तक अनंत बिंदुओं के समुच्च को ब्रीथ कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बना है ना, इसमें ये को बिंदु नहीं, ऐसे बना है, ऐसे ऐसे करिएगा, नजदीक नजदीक आप ऐसे बिंदु दे दीजिएगा, ऐसे ऐसे नजदीक नजदीक, खूब नजदीक बिंदु दीजिएगा, गोल आकार दे दीजिए, तो बन गया आपका ब्रीथ। हाँ, ब्रीथ उसे नहीं कहेंगे जिसमें एक निश्चित बिंदु यानी केंद्र बिंदु, निश्चित केंद्र बिंदु नहीं। मान लीजिए ऐसे फिगर बना दिए हैं, यहाँ पे ऐसे कर दे, तब इसको ब्रीथ नहीं कह सकते हैं। देखिए तो यहाँ से यहाँ की दूरी 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 2 सेंटीमीटर है, ये ब्रीथ है नहीं है। हाँ, निश्चित केंद्र से दूरी होना चाहिए, केंद्र जो है केंद्र से निश्चित दूरी होना चाहिए, वही ब्रीथ होता है। कौन होता है, तो वही आपका ब्रीथ होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ब्रीथ का, देखिए ये वाला बना दिए हैं, उतना तो गोल नहीं बनेगा बोर्ड पे, फिर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हो गया आपका ब्रीथ। क्या है आपका ब्रीथ, जोड़ और नहीं होता है, बस वीडियो में पेन से बनाने में से हो जाता है। देखिए ये हो गया आपका ब्रीथ। अब ब्रीथ में केंद्र बिंदु होना चाहिए, केंद्र मतलब हम पूरा बीच में, आप चाहें तो बीच वाला लाइन देकर तब इसे सिर्फ इसका एरिया आप बना सकते हैं, ये हो जाता है आपका ब्रीथ। अब देखिए ब्रीथ में कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या होता है, कौन कौन सा होता है, पहले समझिए। मान लीजिए ब्रीथ हो गया, यहाँ पे एक तो ऐसे पाई दे रहे हैं, फिर देखिए एक और ऐसे ब्रीथ बना दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। गोला तो नहीं बन पा रहा है एकदम स्पष्ट, क्योंकि देखिए जैसे भी बन रहा है वैसे आप समझना ऐसे। अब मान लीजिए एक तो ऐसे दे देते हैं। अब देखिए 3 गो आपको फिगर दिख रहा है, कितना फिगर, फिगर फर्स्ट, फिगर सेकेंड और फिगर थर्ड। आपके किताब में भी तीनों फिगर दिया होगा कहीं ना कहीं। देखिए थोड़ा सा और इसको बदल लिख देते हैं कुछ, इसको मान लीजिए ए बी पी क्यू, इसको आर मान लीजिए। 3 फिगर बनाए हैं, कितना फिगर बनाए हैं, आपको 3 फिगर, आपके किताब में भी ऐसा है 3 गो फिगर दे रखा है। और फिगर पहचानना है कि कौन सा फिगर, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बारी बारी से हम लोग सब सीखेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा। ये कौन सी है, अप्रतिच्छेदी रेखा, ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ये त्रिभुज के बाहर से गुजर के चला गया है, ये त्रिभुज को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। और यहाँ पे देखिए तो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ये क्या है आपका, ये हो गया आपका प्रतिच्छेदी रेखा। और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। अब समझिए कि इसको क्यों हम लोग बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा, इसको प्रतिच्छेदी रेखा,
इसको स्पर्श रेखा। देखिए अप्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता है जो त्रिभुज को मतलब त्रिभुज को मतलब आर पार न करे। प्रतिच्छेद, छेदने का मतलब भोजपुरी में समझते हैं, छेदने का मतलब उसको आर पार कर देना। छेदने का मतलब का उसको पूरा छेद कर देना, छेद करके इस पार से उस पार निकल जाना। तो यहाँ पे देखिए इस साइड से चला गया है, इसको स्पर्श यानी छेद नहीं कर रहा है, इसमें होकर के नहीं गुजर रहा है, इसको हम लोग अप्रतिच्छेदी मतलब नहीं छेद रहा है। यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेदी रेखा, इसको छेद करके निकल जा रहा है। देखिए यहाँ से तो ऐसे करके कहाँ हो गया, आगे निकल गया है ना, प्रतिच्छेद कर दी, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब होता है छूना, स्पर्श सिर्फ स्पर्श करना, छेदना नहीं होता है। ठीक है, छेदने का मतलब कुछ अलग होता है, स्पर्श का मतलब अलग होता है। छेदने का मतलब होता है सिर्फ स्पर्श करना, ऐसे छूना, सिर्फ जाके छू के निकल जाना। और छेदने का मतलब पूरा उसका आर पार कर देना, इधर से उधर चला जाना। ये देखिए पूरा इधर से उधर चला गया है तो छेदक रेखा हो गया। ठीक, सिर्फ स्पर्श किया है, स्पर्श किया है, इसे हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा। इतना हो गया। आगे देखिए प्रश्न ऐसे पूछता है आपके एग्जाम में कि किसी वृत्त के कितने स्पर्श बिंदु हो सकते हैं। सॉरी, ऐसे पूछता है कि वृत्त कितने बिंदुओं से बना है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछता है कि एक वृत्त कितने बिंदुओं के समुच्चय से बना है। तो वृत्त अनंत बिंदुओं के समुच्चय से बना है। कितना बिंदु समुच्चय? अनंत बिंदु। ऐसे बना है, ऐसे ऐसे बना है ना, ऐसे ऐसे बिंदु से, तो बहुत नजदीक नजदीक दिए है ना, तब बना है। ठीक, देखिए तो कितना बिंदु से ऐसे प्रश्न पूछता है, हो जाएगा आपका अनंत बिंदुओं के समुच्चय से बना है। छेदक रेखा ऐसे पूछेगा कि छेदक रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेदी रेखा नहीं छेदक रेखा, तो कम से कम कितना बिंदु? 2 बिंदु होना चाहिए। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। एक बिंदु मान लीजिए यहाँ से यदि परिच्छेद कराएंगे तो अंदर जाकर न रह जाएगा, बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। तो कम से कम ऐसे 2 बिंदु मान लिया जाता है, 2 बिंदु पर परिच्छेद कर देता है। ठीक, आगे देखिए तीसरा फिगर में स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा के लिए ऐसे प्रश्न पूछता है, एक वृत्त के कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं। एक वृत्त के कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि एक वृत्त का अनंत स्पर्श रेखा हो सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे समझिए कि वृत्त का क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है यस और टी मान लेते हैं, यस टी स्पर्श रेखा है। स्पर्श किस पे किया है? तो वृत्त के बिंदु आर पर स्पर्श किया है। किस पे? तो वृत्त के बिंदु आर पर क्या किया है? स्पर्श किया है। अब समझिए कितना बिंदु को पूछेगा कि वृत्त किसी वृत्त के एक स्पर्श रेखा वृत्त के कितने कितने बिंदुओं पर स्पर्श करता है। तो एक बिंदु पर। कोई भी स्पर्श रेखा हो कभी भी वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करता है, एक से अधिक बिंदु पर स्पर्श नहीं करता है। कितना बिंदु पर? एक बिंदु पर स्पर्श करता है। अभी आप बताइए, अभी हम बोले हैं कि एक वृत्त अनंत बिंदुओं से बना है, अनंत बिंदुओं के समूह से बना है। आप ही सीख लिए हैं। उसके बाद अभी बताए हैं कि एक स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करता है। आपसे हम पूछते हैं कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बताइए, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, तो अनंत बिंदु से अनंत स्पर्श रेखा। आपके प्रश्न में पूछता है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आप कह सकते हैं कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक, इतना समझ लिए। अब चलिए थोड़ा सा जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 9.1 पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक, देखिए इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद देखिए हाथ से मिट जाता है। चलिए एक तो और यहाँ पे फिगर बनाते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। और कुछ भी मिलेगा तो आगे आगे हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। गोला नहीं बन पा रहा है अच्छा से। चलिए मिला जुला के सही बन गया है। चलिए सही है। देखिए ये हो गया इसका केंद्र, ये हो गया क्या इसका केंद्र। अब देखिए इसको, इसमें कौन कौन सा होता है। देखिए ये हो गया आपका केंद्र भी, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग केंद्र बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। जो बीच वाला बिंदु होता है ना, इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। केंद्र को हमेशा ऐसे नाम ओ लिखा जाता है। आपको कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन केंद्र को हमेशा ओ से सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ से ओ है, यहाँ से क्या किए हम लोग, यहाँ से यहाँ इसको मिला दिए। इसको क्या किए हैं? यहाँ से यहाँ क्या किए हैं? मिला दिए हैं। और जहाँ मिला है इसको हम लोग ए मानते हैं। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। ठीक, देखिए ऐसे मिला दिए। पहले रुकिए, ऐसे हम लिख दे रहे हैं। वृत्त में कौन कौन होता है? देखिए एक नंबर पाया जाता है आपका त्रिज्या। त्रिज्या कैसे पहचानेंगे?
त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप। इन चार गो चीज पहले आप पहचान लीजिए, उसके बाद जो अर्धवृत्त होता है ना, अर्धवृत्त में आगे आप अध्याय में पढ़ लीजिएगा अर्धवृत्त कैसे होता है, क्या होता है, पहले इतना आप सीख लीजिए। देखिए आपको त्रिज्या जानना है कि त्रिज्या किसे त्रिज्या कहेंगे, व्यास सीखना है कि व्यास किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन व्यास है, जीवा हो जाता है और चाप हो जाता है। बारी बारी से सब आपको बता रहे हैं। देखिए ऐसे फिगर हम ऐसे कर दिए, तो देखिएगा इसको जैसे हम ओ से ए मिला दिए हैं तो ई बन जाता है ओ ए, आपका त्रिज्या बन जाएगा। तो क्या बनेगा, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका ए ओ हो गया आपका त्रिज्या। अब त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वृत्त के स्पर्श, सॉरी वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, देखिए इस त्रिज्या किसे कहेंगे, तो वृत्त के केंद्र से किसी एक ओर के परिधि को जोड़ने वाला जो लाइन होता है उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से किसी एक ओर के परिधि को, वृत्त के केंद्र से किसी एक ओर के परिधि को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या। कहीं एक साइड के मिलाना चाहिए, दोनों छोर नहीं मिलाना चाहिए कि कहीं एक ओर का छोर मिला देगा, उसे हम लोग कहेंगे त्रिज्या। आपका त्रिज्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो ओ ए यानी ए ओ आपका एगो हो गया त्रिज्या। और मान लीजिए इसी को हम ऐसे मिला दें, अब देखिए ये तो कहिएगा कि हम बोले हैं कि किसी एक छोर तक मिलाना चाहिए, यानी केंद्र से किसी एक छोर मिला दे तो उसे हम लोग कहेंगे त्रिज्या। तो कहा मिला दिए, देखिए तो पूरा मिल गया, कहा त्रिज्या है है भाई, उसको बना सकते हैं त्रिज्या, वो है त्रिज्या। ठीक, कैसे, हम यही ना बोले हैं कि वृत्त केंद्र से किसी एक छोर के मिला, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं वैसा ही हम यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं हम बी, तो लिख देंगे यहाँ पे कि बी ओ, देखिए तो ए ओ और बी ओ तीन दोनों आपका हो जाएगा त्रिज्या, यही हो गया आपका त्रिज्या। किसी एक छोर वाला लिख दीजिए, केंद्र से या केन्हो एक परिधि मिलाया वो लाइनवा को लिख दीजिए, हो गया आपका त्रिज्या। मान लीजिए आपको हो गया त्रिज्या, और केंद्र से एक साइड मिलाना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही साइड है, इसको छोड़ दे रहे हैं अलग है, ये हो गया। अब देखिए और आप कहीं भी ले सकते हैं, और मान लीजिए आप ऐसे खींच दीजिए, इसका नाम दे दीजिए एन, तो ओ एन भी आपका हो जाएगा त्रिज्या। आप जितना खींच दीजिए केंद्र से परिधि में जितना मिला दीजिए, कितना हूं आपका है ना मिलाइए, तो हो जाएगा आपका त्रिज्या। अब देखिए आता है आपका व्यास, कौन आता है, अब व्यास। अब व्यास का होता है, तो व्यास का होता है, व्यास यही बात का होता है कि केंद्र से वैसी रेखाखंड जो केंद्र होके दोनों ओर के परिधि को मिला दे, वैसी रेखाखंड जो केंद्र से होकर, बिना केंद्र का नहीं, केंद्र से होकर के, तो केंद्र से होकर के दोनों ओर के परिधि को मिला दो, केंद्र से होकर के दोनों साइड के जो परिधि होता है उनको आपस में जोड़ दे, तो उसे हम लोग कहते हैं व्यास। तो देखिएगा कि केंद्र से होकर के दोनों साइड के परिधि को कौन मिला रहा है, कौन जोड़ रहा है, आप कहिएगा, थोड़ा कहिएगा बी ओ थोड़ा यहीं तक आ जा रहा है, बी ओ यानी बी यानी ए या बी, कौन जोड़ रहा है, ए बी, तो ये आपका ए बी हो जाएगा क्या, तो व्यास हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा आपका, व्यास हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा, और आप चाहें इसको भी ऐसे खींच दीजिएगा, तो यहाँ यदि यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, ये भी आपका व्यास हो जाएगा। अब व्यास का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे दिए है ना केंद्र, तो ऐसे मिला देती आपका व्यास हो जाएगा। यही ऐसे चला जाए तो व्यास नहीं होगा भाई, केंद्र से नहीं गया है, जब केंद्र से हो के जाएगा तभी हम उसको क्या कहेंगे, तभी हम व्यास कहेंगे। यदि केंद्र से नहीं जा रहा है तो उसको हम लोग व्यास किसी भी कंडीशन में नहीं कह सकते हैं, तो छेदक रेखा बन जाएगा। ठीक, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आप समझ गए, हाँ व्यास किसे कहते हैं, यहाँ पे एक ठो लिख दिए। अब व्यास के बाद आता है जीवा और चाप। देखिए जीवा क्या होता है, देखिए जीवा क्या होता है, देखिए जीवा और स्पर्श रेखा, सॉरी स्पर्श नहीं, छेदक रेखा। जीवा और छेदक रेखा में थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी कुछ अंतर नहीं होता है। जैसे छेदक रेखा आर पार करके निकल जाता है, वैसे ही क्या करता है, दोनों साइड में मिलता है, लेकिन क्या होता है अंदर अंदर रहता है, बाहर नहीं जाता है। और छेदक रेखा होता है आर पार करके पूरा बाहर चला जाता है। आई होता है जीवा जो होता है अंदर अंदर पूरा ऐसे रहता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और लाइन देते हैं अपना मन से, यहाँ पे एक और लाइन मिला दे रहे हैं, इसको एम और एन मानते हैं, एम एन एक और लाइन मिलाए हैं, एम और एन, इसको हम लोग कहेंगे जीवा, इसको कहेंगे एम एन को हम लोग जीवा कहेंगे। तो देखिए जीवा का डिफिनेशन होता है, तो वैसी रेखाखंड
जो बिना केंद्र के दोनों परिधि को मिला दे, वैसी रेखाखंड जो बिना केंद्र के दोनों साइड के परिधि को आपस में जोड़ दे, उसे जीवा कहते हैं। देखिएगा कि बिना केंद्र से, केंद्र तो यहाँ पे है, यहाँ पे करके मिला दिया, यहाँ से भी मिला सकते हैं, एकदम इसके पास से भी मिला सकता है, हाँ, लेकिन केंद्र में टच नहीं होना चाहिए, ये हो जाता है आपका जीवा। तो एम आपका जीवा हो गया, और यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, वो आपका जीवा बन जाएगा। अब बचता है आपका एगो चाप। देखिए चाप का होता है, चाप जैसे, चाप हम लोग चांद जैसा, आधा चांद होता है ना, आपको जहां भी दिख जाए आधा चांद जैसा फिगर, आधा चांद जैसा फिगर आपको जहां भी दिख जाए तो आप समझिएगा वो आपका हो गया चाप। देखिएगा यहाँ से ऐसे बनाए हैं, जितना आपको कलर कर रहे हैं क्या बन रहा है, देखिए तो जितना कलर कर दिए हैं यही बन गया आपका चाप। यही क्या होता है चाप, चाप मतलब समझिएगा चांद, जहां आधा चांद जैसे नहीं कहते हैं कि दो तीन, मतलब दो तीन चांद जैसे निकलता है वगैरह, 2-4 दिन के बाद जैसे चांद दिखता है आधा, जैसे जैसे हंसुआ नहीं, जैसे नहीं कहते हैं हंसुआ टाइप के थोड़ा सा दिखता है, तो वही आपका हो जाता है क्या, तो चाप हो जाता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं ये वाला हो गया आपका चाप। और जितना देखिए ब्लू लाइन किए हैं ना, ब्लू लाइन किए हैं और रेड अंदर कर दिए हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप पी, यहाँ पे बिंदु, एक बिंदु लेना है पी, ये आपका हो जाएगा चाप, यानी एम पी एन, चाहे एम एन पी, तो चाप हो जाएगा आपका एम एन पी, ये जो है आपका चाप हो जाएगा। जब आगे पढ़िएगा 12 या 13 में ऐसे करके है कि चाप खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अर्ध अर्ध अर्धवृत्त ऐसे होता है, उसमें पढ़िएगा ना, तो आपको इसका मतलब यूज पड़ेगा, इसका आपका करना है, इसमें यूज करना है, इसका सूत्र पे प्रश्न बनाना है। देखिए यही 4 चीज इसमें मेनली क्या करना है, तो पढ़ना है, कौन कौन, तो त्रिज्या, व्यास, जीवा और चाप, त्रिज्या, व्यास, जीवा और चाप, इतना चीज पहचानना है हमें, महत्व इसमें महत्वपूर्ण होता है। अब तो पहचान गए हो, अब चलिए इसका जो सूत्र होता है मेनली ना, आपको वृत्त में पढ़ना है या वृत्त में बनाना है, थोड़ा 2-4 गो सूत्र होता है, वो देख लेते हैं कौन कौन होता है। देखिए इतना हो गया, अब आगे देखिए यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए वृत्त में सबसे पहले, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखे नहीं है थोड़ा सा, देखिए फिर से बता दे रहे हैं। देखिए त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में शायद या रेडियस कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, रेडियस के लिए आर से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं, ठीक। व्यास को इंग्लिश में बेस कहते हैं या डी से सूचित करते हैं, बेस नहीं कहते, कुछ कहते हैं डी से सूचित करते हैं, इसका हो जाएगा डायमीटर के ऐसे, डायमीटर का ऐसे करके होता है, तो इसका डी होता है, शॉर्ट फॉर्म इसका आर लिखते हैं, इसका डी लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं त्रिज्या यानी आर बराबर सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए तो व्यास यानी डी बराबर सूत्र होता है। दो सूत्र इसमें महत्वपूर्ण होता है, आर और डी निकालना, उसके बाद एक दो और फार्मूला होता है जो भी अच्छा होता है। देखिए सबसे पहले देखिए त्रिज्या निकालना, आपसे प्रश्न पूछ देगा, आपको त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा, अब डी दे देगा, डी कहेगा कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, सॉरी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपको पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। चाहे एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा एक वृत्त की त्रिज्या 12 मीटर है तो उसका व्यास क्या होगा, अब निकालिएगा ना, ऐसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है, तो सीखिए पहले कि त्रिज्या का फॉर्मूला और व्यास का फॉर्मूला क्या होता है। समझिए त्रिज्या को हम इंग्लिश में आर से यानी रेडियस, आर से सूचित करते हैं। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है, देखिए डी बटे का 2, आर का फॉर्मूला होता है डी बटे 2, यानी कह सकते हैं आप व्यास बटे 2, डी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, यानी व्यास बटे 2 यानी डी बटे 2। देखिए तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, डी बटे 2, डी दिया रहेगा तबे ना कहेगा त्रिज्या निकालने के लिए, ऐसे आपको नहीं कहेगा कि एक वृत्त का वृत्त इतना है उसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए, व्यास दिया रहेगा तब कहेगा त्रिज्या ज्ञात करने के, ऐसे थोड़े कुछ दिए नहीं करेगा, थोड़े कह देगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या, अभ्यास का फॉर्मूला क्या क्या होता है, तो 2r यानी 2 गुने आर, इसको कह सकते हैं 2 गुने त्रिज्या, क्या कहेंगे, तो 2 गुने त्रिज्या, इंटू मतलब क्या होता है आर, सब बच्चे ऐसे बस इतने ही याद रहते हैं, आर बराबर डी बटे 2, डी बराबर 2r, यानी त्रिज्या बराबर डी बटे 2 और व्यास बराबर 2r, ऐसे क्या करते हैं बच्चे सब याद कर लेते हैं, याद हो जाता है, सिंपल होता है, ज्यादा कुछ भारी या उतना ताम झाम इसमें नहीं होता है, आसान होता है, ठीक।
आर बराबर फॉर्मूला हो गया d/2 और व्यास बराबर 2 गुने आर, यानी 2 गुने आर 2 आर, इसको कह सकते हैं 2 आर। अब देखिए इतना करने के बाद अब आइए फॉर्मूला हो गया आपका 3 नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें समझिए पाई क्या है, आर क्या है, स्क्वायर का मतलब थोड़ा सा इसको समझिए, पहले फॉर्मूला सब लिख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे पहले इसे आपको 4 गो फार्मूला लिखा है, बेस फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, अच्छा है आप याद कर लीजिएगा इसको, अच्छा फार्मूला है, आपके प्रश्न में मतलब ज्यादा ही हेल्पफुल होता है। देखिए इसके मतलब आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं पाई, तो यहाँ पे संबंध जो है गुना का है, उसके बाद है आर, आर का देखिए देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वही चीज वह 2 बार गुना कर दीजिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वही चीज वह 2 बार गुना कर दीजिए, यानी आर गुने आर कह सकते हैं, यानी पाई गुने आर, ऐसे भी कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अब इतना पाई गुने आर कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर, कितना आसानी से कह दिए, तो ऐसे इसका फॉर्मूला हो जाता है। देखिए पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7 होता है, कितना होता है 22/7। नॉर्मली पाई का वैल्यू इतना होता है, या प्रश्न बनाए उसमें दिया रहता है 3.14, ऐसे करके 3.14 उसका वैल्यू होता है। जब प्रश्न में आप कहेगा कि पाई का मान इतना यूज किए तो आपको यूज करना है, यदि प्रश्न में कुछ नहीं कह रहा है तो आपको हमेशा पाई के मान कितना याद रखना है 22/7। देखिए यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, पाई बराबर हो जाता है 22/7, हो गया ना। अब यहाँ पे समझिए 2 गुने पाई गुने आर, यहाँ पे 2 गुने पाई गुने आर इसका फॉर्मूला होता है। बाकी सब इसमें इससे कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं है, और है तो आपका आपको अर्धवृत्त में पढ़ना है, जो आप आगे एक्सरसाइज में पढ़िएगा। इतना फिर देखिए इसका प्रश्न जो है बारी बारी से बना रहे हैं, तब तक इसको आप यदि स्क्रीनशॉट लेना है या आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब चलते हैं किताब से जो प्रश्नावली 9.1 है उसको हम लोग खत्म करते हैं। देखिए प्रश्नावली 10.1 का वृत्त जो है, इसका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, आपको बताना है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। अभी आपको हम पहले बता चुके हैं, देखिए कैसे, तो मान लीजिए वृत्त बना रहे हैं, ये क्या है आपका वृत्त है, बताना है कि इसकी कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो आपको हम बताए हैं कि एक वृत्त अनंत बिंदुओं के समुच्चय से बना होता है, कितने बिंदु, अनंत बिंदु, ये आपको बता चुके हैं। इसके बाद भी बताया है कि एगो स्पर्श रेखा वृत्त के सिंपली एगो बिंदु से स्पर्श करता है। अब वृत्त अनंत बिंदु से बना है, कितना, अनंत बिंदु से बना है, और स्पर्श रेखा कितना बिंदु से, एक बिंदु पर स्पर्श करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ई एगो बिंदु पर स्पर्श कर गया, अब ऐसे देंगे ई एगो बिंदु पर, और ऐसे दे सकते हैं एगो बिंदु पर, ऐसे दे सकते हैं एगो बिंदु पर, ऐसे दे सकते हैं, बहुत सारा दे सकते हैं। तब वृत्त आपको पता है कि अनंत बिंदु से बना है, एगो स्पर्श रेखा एगो बिंदु से, अनंत बिंदु अनंत स्पर्श रेखा, इसका आपका आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, इसका आपको आंसर दे देना है अनंत बिंदुओं के समुच्चय से, अनंत सॉरी, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो अनंत, कितनी स्पर्श रेखा, तो अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका दूसरा प्रश्न, दूसरा कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, जो रिक्त यानी जो खाली जगह है उसको भर देना है। चलिए देखिए कह रहा है किसी एक नंबर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रक्षेप करती है, कि कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसके डॉट डॉट बिंदु पर कितना बिंदु को स्पर्श करती है, तो आपको 2 बार बता चुके हैं कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें आपको भर देना है, क्या भरना है, आपको एक भर देना है, क्या भरना है, एक। दूसरा नंबर देखिए, वृत्त को वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डॉट डॉट कहते हैं। वृत्त के कितना बिंदु पर, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डॉट डॉट कहते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं जो छेदक रेखा होता है वृत्त के कम से कम 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, कितना बिंदु पर, कम से कम 2 बिंदु पर।
इसमें लिखेंगे प्रतिच्छेदक रेखा, यानी छेदक रेखा कह सकते हैं चाहे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। 3 नंबर देखिए कह रहा है, देखिए दो बिंदु कहने का मतलब ना कि दो गो बिंदु, मान लीजिए वाला वृत्त हो गया, ये वाला हो गया आपका वृत्त, और छेदक रेखा यही होता है ना। देखिए तो कितना बिंदु होगा, यहाँ पे बिंदु है, वो यहाँ पे बिंदु रहेगा, ऐसा ही छेदता है। ठीक, आप एक बॉल ले लीजिए, आप बॉल को कहीं एक सिरे से उसमें सुई से या कुछ से छेद करके आर पार निकाल दिए तो दो जगह ना छेद करेगा। ठीक, यही हो गया इसका। ठीक, आगे देखिए 3 नंबर कह रहा है, एक वृत्त की डॉट डॉट समानांतर रेखा हो सकती, समानांतर मतलब बराबर। तो आपको देखिए तो वृत्त की समानांतर रेखा, ऐसे मान लीजिए वृत्त बनाते हैं, समानांतर मतलब बराबर, तो बराबर कितनी रेखाएं हो सकती है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। फिर याद करना, आप समझ जाइए कि इसकी दो होती है, कितना, एक वृत्त की दो समानांतर रेखाएं हो सकती है। कैसे, ये वाला आप वृत्त बना दीजिए, मान लीजिए ये वाला वृत्त हो गया। समानांतर रेखा किसे कहते हैं, जो एक समान, हमेशा एक समान दूरी पर हो। मान लीजिए ऐसे खींच देते हैं, ये हो गया आपका समानांतर रेखा, फिर यहाँ पे खींचेंगे, ये हो जाएगा समानांतर रेखा। लेकिन जैसे आप यहाँ से आप ऐसे खींचिएगा तो समानांतर रेखा बनेगा, नहीं बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे खींचे, फिर आपको ऐसे खींचना पड़ेगा, बनेगा, नहीं बनेगा। अब ऐसे ही याद कर लीजिएगा, वृत्त के दो समानांतर रेखाएं होते हैं, कितना, आपको याद कर लेना है, दो। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको याद कर लेना है, स्पर्श रेखा। कैसे, तो समझिए, वृत्त तथा उसकी उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, तो वृत्त हो गया, इसका स्पर्श रेखा हो गया, इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु इसे क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु, यहीं पर स्पर्श किया है, यानी स्पर्श बिंदु। अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए 3 नंबर प्रश्न इसका कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या करना है, चलिए बारी इसको हल करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी वृत्त को बनाना है, और त्रिज्या कितना, 5 सेंटीमीटर। देखिए वाला केंद्र हो गया। अब चाहे तो ऐसे भी त्रिज्या बना सकते हैं, ऐसे भी त्रिज्या बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं और ऊपर भी बना सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं O। ठीक है, कितना सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को वृत्त बना दिए, बन गया ना। कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। पर है केंद्र O से जाने वाली एक बिंदु से रेखा से बिंदु, देखिए सर कह रहा है PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। अब ये वाला हो गया आपका स्पर्श रेखा, यहाँ से निकलता है, ऐसे आता है, इसका नाम दे देते हैं Q। ठीक, ये स्पर्श रेखा है आपका। ठीक, अब प्रश्न में कह रहा है कि केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर मिलती है। कहाँ मिलती है, बिंदु Q पर मिलती है, Q पर मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। अब O और Q बराबर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। अब इसका नाम यहाँ पे P हो जाएगा, तो कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, तो वृत्त के बिंदु P पर यहाँ पे हो जाएगा आपका P, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से, जो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर मिलती है। इसके बाद दे रखा है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आप 10 में पढ़े होंगे कि यहाँ पर जो होता है तो संपूर्ण बनता है। क्या होता है, आप पढ़े होंगे 10 पर में 10.1 में या 2 में 1 में है कि वृत्त के, कह रहा है कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर, वृत्त के स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है, वृत्त के स्पर्श रेखा पर जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उस पर लंब होता है। वृत्त के स्पर्श रेखा पर उसका जो त्रिज्या जो होता है, वृत्त के केंद्र से जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त के स्पर्श रेखा पर उभयनिष्ठ बिंदु पर खींची गई जो त्रिज्या होता है उस पर क्या होता है, लंब होता है।
लंब का मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब जिस त्रिभुज में आप जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन गया वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, हो गया आपका समकोण त्रिभुज आपका बन गया। अब देखिए अब लिखेंगे इसमें क्या दे रखा है, पहले लिख दीजिए दिया है, दिया है क्या दे रखा है, देखिए तो ओ क्यू बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक, और ओ पी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, तो पी क्यू बराबर होगा, यही ना ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जब हमको पता चल गया कि कौन पाइथा समकोण त्रिभुज है तो कौन सा रूल लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, किससे लिखेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा आपका कौन बनेगा, यानी जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला सबसे बड़ी भुजा होता है, यानी उसको कर्ण माना जाता है। तो यही ना बन रहा है कौन, यानी ओ क्यू। तो लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। तो दोनों छोटी भुजा कौन, यानी ओ पी, ये हो जाएगा आपका ओ पी का स्क्वायर अब प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यही होता है ना। देखिए पाइथागोरस रूल कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए ओ क्यू का, ओ क्यू यहाँ पे दिया है, क्या कहें देखिए तो दिया है, दिया है ना ओ क्यू यहाँ पे, ओ क्यू कितना 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख दीजिए आप 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए बराबर। अब देखिए ऐसे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं ना, देखिए तो चेंज भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी बना सकते, देखिए 12 है ना तो 12 लिखेंगे, यानी 12 का स्क्वायर बराबर ओपी कितना है, देखिए तो ओपी, ओ और पी, ओपी कितना दिया है 5, तो हम लोग लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान नहीं दिया है तो पी क्यू का स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब देखिए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना, 12 में 12 से गुना करेंगे 144 हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 हो जाता है, अब प्लस का पी क्यू का स्क्वायर, ऐसा होता है ना। ठीक, अब देखिए ये प्लस का है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस बनेगा, यानी 144 और माइनस का 25 और बराबर का पी क्यू का स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे। और 144 से 25 घटा दीजिए तो 14 में से 5 घटाएंगे 9 5 14 होता है 9 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा और एक पहले से बच रखा, यानी पी क्यू का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब हटता है तो इधर आके क्या बनता है, रूट बन जाता है, ई बन जाएगा आपका रूट अंडर 119 बराबर का पी क्यू, स्क्वायर हट के भाई रूट बन गया, इसलिए लिख देंगे अब 119 रूट से निकलेगा नहीं, पी क्यू बराबर रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। यही ज्ञात करना था, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, अब इसका चलते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्नावली 10.1 का लास्ट प्रश्न 4 नंबर कह रहा है एक वृत्त खींचिए, क्या करना है, एक वृत्त खींचना है और कह रहा है और दो एक दी गई रेखा रेखा के समानांतर, और दो एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। कह रहा है दो एक दी गई रेखा के समानांतर, दो एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरा एक छेदक रेखा हो। देखिए इसको कैसे हल करते हैं, आप एकदम आसानी से बना लीजिएगा। ये हो गया आपका वृत्त, कह रहा है एक वृत्त खींचिए तथा एक रेखा के समानांतर दी गई और दो एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए। आपको दो गो ऐसी रेखा खींचना है जो एक समानांतर रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक, देखिए समानांतर खींचना है, एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा, लेकिन दोनों एकदम समानांतर। समानांतर का मतलब होता है एकदम समान दूरी पर। अब देखिए यहाँ पे जितनी दूरी है उतना ही दूरी यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे यानी सब जगह समान दूरी होना चाहिए, उसी को कहते हैं समानांतर रेखा। यानी कौन कौन, एगो स्पर्श रेखा एगो छेदक रेखा,
देखिए वो स्पर्श रेखा कैसे मिल गया, देखिए इसको फिर से चेंज कर रहे हैं। देखिए ये वो कौन सा स्पर्श रेखा खींचना है ना, देखिए एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ई हो गया आपका, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू, ओ पर परिच्छेद करता है, यानी पी क्यू हो गया आपका स्पर्श रेखा। इसी के समानांतर एक छेदक रेखा खींचना है, ये वाला खींच दीजिए, ये छेदक रेखा हो गया, यानी इसका नाम दे दीजिए एम और एन, ये हो गया आपका आंसर। यानी वह स्पर्श रेखा खींचना, सॉरी वह स्पर्श रेखा है, वह छेदक रेखा खींचना है, लेकिन शर्त कह रहा है कि दोनों समानांतर होना चाहिए, यानी यहाँ पे जितनी दूरी उतना ही दूरी यहाँ पे भी होना चाहिए, यानी सभी जगह एकदम सेम सेम दूरी होना चाहिए। यही हो गया आपका प्रश्न खत्म हो गया। ठीक, देखिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक यू, बाय बाय।